हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम आईसीएआई की मॉक टेस्ट सीरीज 2 डिस्कस कर रहे हैं फॉर सितंबर 2024 एग्जाम। अब ये मॉक टेस्ट सीरीज 2 हम 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो पार्ट 1 होगा। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक करेंगे एंड जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम पार्ट 2 में करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच एस्पेक्ट ऑफ टैक्सेशन इन्वॉल्व्स नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स? ए, the incidence of the tax, B, the effect of the tax on incentives to work, C, the fairness of the tax, या फिर D, all the above। देखिए, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है, ये जजमेंटल होता है, राइट। यहाँ पे हम अपना ओपिनियन जजमेंट देते हैं, क्या ठीक है, नहीं, क्या सही है, गलत, वो चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब इनमें से कौन सा एस्पेक्ट ज़्यादा नॉर्मेटिव से रिलेटेड है? दैट इज द फेयरनेस ऑफ द टैक्स। क्योंकि यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या टैक्स फेयर है, क्या नहीं है। हम ओपिनियन दे रहे हैं, जजमेंट दे रहे हैं, एंड हमारा ये जो जजमेंट है ये डिफर कर सकता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये सब्जेक्टिव होता है, राइट। किसी को फेयर लग सकता है, किसी को नहीं लग सकता। सो दिस मोस्ट रिलेट्स टू द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब अगर मैं इंसिडेंस ऑफ टैक्स की बात करूँ, जैसे कि मैंने कहा कि देखिए इनकम पे 20% टैक्स लगता है, तो मैं एक फैक्ट स्टेट कर रही हूँ, राइट। मैं यहाँ पे अपना ओपिनियन नहीं दे रही हूँ। इनकम में लगता है 20% टैक्स, तो वो जो चीज़ है मैं वही बता रही हूँ। सो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज मोर रिलेटेड टू पॉजिटिव। ठीक है, सिमिलरली द इफेक्ट ऑफ टैक्स ऑन इंसेंटिव टू वर्क, अगर मैं कहूँ कि टैक्स की वजह से लोगों की इनकम कम होती है तो उनको काम करने का जो इंसेंटिव है वो कम हो जाता है, तो ये भी एक फैक्ट है। ये मेरा ओपिनियन नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, राइट। अगर आपका इनकम कम होता है, बहुत हाई टैक्स है, तो लोगों को इंसेंटिव टू वर्क जो है वो कम हो जाता है। अब इसमें आपका अलग ओपिनियन नहीं हो सकता, क्योंकि मैं ओपिनियन नहीं स्टेट कर रही हूँ, मैं फैक्ट स्टेट कर रही हूँ दोनों केस में। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि टैक्स फेयर नहीं है, तो इसमें आपकी और मेरी ओपिनियन डिफर कर सकती है, क्योंकि टैक्स फेयर होना या ना होना इट इज एन ओपिनियन एंड इट इज नॉट अ फैक्ट। ठीक है, एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू योर ओपिनियन, योर जजमेंट, कि क्या ठीक है, नहीं है, क्या फेयर है, नहीं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन द प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट ऑफ अ कमोडिटी एक्स फॉल्स, द डिमांड फॉर एक्स राइजेस, फॉल्स, रिमेन्स अनचेंज्ड, या फिर एनी ऑफ द अबव। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स की एक सब्स्टिट्यूट कमोडिटी है, लेट्स से वाई है। ठीक है, तो ये जो सब्स्टिट्यूट कमोडिटी है इसकी प्राइस फॉल हो गई। अब y की प्राइस फॉल हो गई है तो y की डिमांड इंक्रीज होगी, क्योंकि जिसकी प्राइस फॉल होगी उसी की डिमांड इंक्रीज होगी, है ना। तो अगर y की डिमांड इंक्रीज हो रही है तो x की डिमांड क्या होगी? डिक्रीज होगी, क्योंकि x इज अ सब्स्टिट्यूट, है ना। तो इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर होगा बी, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड रिमेन्स अनचेंज्ड एज इट्स प्राइस चेंजेस, the coefficient of price elasticity of demand is greater than 1, is equals to 1, smaller than 1, या फिर 0। देखिए, प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, राइट। अब क्वेश्चन हमें यहाँ पे कह रहा है कि जो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी है वो तो अनचेंज्ड है, यानी कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वुड बी 0। ठीक है, लेकिन प्राइस चेंज हुआ है, तो लेट्स से प्राइस 5% से चेंज हुआ है, या कोई भी परसेंट ले लो, तो इसका आंसर क्या होगा? 0 ही होगा, क्योंकि अगर न्यूमरेटर में 0 है तो आंसर हमेशा 0 ही होगा, राइट। तो यहाँ पे आपकी कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी कितनी होगी? दैट वुड बी 0। क्वेश्चन नंबर 4, अ कंज्यूमर हु इज बिलो द पर्सनल बजट लाइन is not spending on personal income, is spending on personal income, may be spending on personal income, या फिर is in equilibrium। तो ये बजट लाइन आपका कैसा होता है? कुछ इस तरीके का होता है, राइट। ये आपका y एक्सिस, ये x एक्सिस हो गया। तो बजट लाइन बेसिकली क्या बताता है? इट गिव्स अस ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड x एंड गुड y दैट यू कैन बाय विथ योर बजट, है ना। अगर आप कोई भी ये पॉइंट में हो बजट लाइन की, कि दिस मीन्स कि आपने अपना बजट फुल्ली यूटिलाइज किया है while buying any combination of x and y। लेकिन अगर आप यहाँ पे बिलो द बजट लाइन अगर ये पॉइंट में हो, तो इसका ये मतलब है कि आपका बजट फुल्ली नहीं यूटिलाइज हुआ है, आपने अपने बजट से कम पैसे में x and y गुड खरीदा है ना। सो यू आर नॉट स्पेंडिंग ऑल योर पर्सनल इनकम।
और अगर आप अबव द बजट लाइन हो तो इसका ये मतलब है कि ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई गुड है, ठीक है, इसको बी पॉइंट मान लेते हैं। तो अगर आप ये कॉम्बिनेशन चूज कर रहे हो एक्स एंड वाई गुड की, तो ये आपके बजट के बाहर है, सो यू कैन नॉट अफोर्ड इट, है ना। तो यही होता है बजट लाइन। तो क्वेश्चन हमारा क्या रहा है, कंज्यूमर इज बिलो द पर्सनल बजट लाइन, इट मीन्स ही इज नॉट स्पेंडिंग ऑल पर्सनल इनकम। क्वेश्चन नंबर 5, if the income elasticity of demand is greater than 1, the commodity is a necessity, a luxury, an inferior good या फिर a non-related good। देखिए इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 किस केस में होता है, वो लग्जरी गुड्स के केस में होता है, राइट। जब एक इंसान का इनकम इंक्रीज होता है तो उसकी जो लग्जरी गुड्स खरीदने की चाह है ना, वो ज्यादा प्रोपोर्शन में इंक्रीज होता है, क्योंकि इनकम बढ़ते ही लोगों को अपना लाइफस्टाइल चेंज करने का मन करता है, अपना जो स्टेटस है सोसाइटी में वो इंक्रीज करने का मन करता है, ठीक है। तो इसके चक्कर में वो लग्जरी गुड्स की डिमांड ज्यादा करने लग जाते हैं। तो यूजुअली यहाँ पे जो इलास्टिसिटी है ग्रेटर देन 1 पाई जाती है। नेसेसिटी के केस में क्या होता है, देखिए आपका इनकम इंक्रीज होता है तो नेसेसिटी भी आप थोड़ा बहुत इंक्रीज करते हो, लेकिन उस प्रोपोर्शन में नहीं करते जिस प्रोपोर्शन में इनकम इंक्रीज होता है, यानी कि ये यूजुअली लेस देन 1 ही होती है, 0 से 1 के बीच में होती है, ठीक है। इंफीरियर गुड के केस में क्या होता है, इस केस में तो आपकी इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव होती है ना। आप इंफीरियर गुड्स की जो खरीदारी है वो कम कर देते हो विद द इंक्रीज इन योर इनकम, सो इंफीरियर गुड की नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी होती है, ठीक है। सो ग्रेटर देन 1 होती है लग्जरी के केस में। क्वेश्चन नंबर 6, द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट फॉर अ फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी ceteris paribus is given by a movement up a given indifference curve, a movement from a higher to a lower indifference curve, a movement down a given indifference curve या फिर any of the above। देखिए अब ये क्वेश्चन थोड़ी सी ट्रिकी है, तो इसलिए आपको इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कमोडिटी जो है उसकी प्राइस फॉल हो गई है, राइट। अब जब भी प्राइस में चेंज आती है तो उसकी वजह से जो इफेक्ट आता है उसको हम प्राइस इफेक्ट कहते हैं, है ना। अब प्राइस इफेक्ट में भी 2 तरीके का इफेक्ट होता है, पहला आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है, एंड दूसरा होता है आपका इनकम इफेक्ट। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से क्या होगा कि जिस चीज की प्राइस गिर गई है, कम हो गई है, वो चीज आप ज्यादा खरीदोगे उसके बदले में जिसकी प्राइस अभी भी ज्यादा है ना। तो बेसिकली यू आर सब्स्टिट्यूटिंग द हायर प्राइस प्रोडक्ट विद द लोअर प्राइस प्रोडक्ट जिसकी प्राइस अभी अभी कम हुई है। अब इंडिफरेंस कर्व में ये कैसे होगा, देखिए मान लीजिए ये आपका इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में लेट्स से वाई गुड है एंड एक्स एक्सिस में लेट्स से एक्स गुड है, ठीक है। और अभी आप कहीं पे यू आर एट समवेयर एट दिस पॉइंट ऑन द इंडिफरेंस कर्व, लेट्स से अब एक कमोडिटी की प्राइस कम हुई है, ठीक है, सो लेट्स से एक्स की प्राइस कम हुई है, तो इसकी वजह से क्या होगा, अब आप एक्स की क्वांटिटी इंक्रीज करना चाहोगे वाई के बदले में, राइट, वाई को सब्स्टिट्यूट करना चाहोगे विथ एक्स। सो इसके लिए क्या होगा, वाई की जो क्वांटिटी है वो आप डिक्रीज करोगे एंड एक्स की जो क्वांटिटी है वो आप इंक्रीज करोगे, है ना। सो यू विल मूव समवेयर एट दिस पॉइंट ऑन द इंडिफरेंस कर्व। अब यहाँ पे क्या हुआ है, आपने y की जो क्वांटिटी है वो यहाँ पे कम कर दी एंड x की जो है वो इंक्रीज कर दी, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से क्या होगा, देखिए जिस चीज की प्राइस कम हुई है आप उसकी क्वांटिटी इंक्रीज करोगे, सो देयर विल बी अ मूवमेंट डाउन अ गिवन इंडिफरेंस कर्व, यू विल मूव डाउन, ओके। क्योंकि मूव डाउन जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख रहे हो, मूव डाउन आप इसलिए करोगे क्योंकि जो x की जो प्राइस कम हुई है आप उसको इंक्रीज कर रहे हो, है ना। तो उसके लिए आपको गिवन इंडिफरेंस कर्व में डाउनवर्ड मूव करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, कि सब्स्टिट्यूशन के इफेक्ट की वजह से देयर इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग अ गिवन इंडिफरेंस कर्व, जो कि आपने यहाँ पे देख ही लिया। लेकिन देखिए ये तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की बात है, राइट। अब यहाँ पे ना आपका इनकम इफेक्ट भी काम करती है। इनकम इफेक्ट की वजह से क्या होगा कि विथ द गिवन इनकम अब आप खरीद पा रहे हो मोर यूनिट ऑफ द कमोडिटी बिकॉज इट्स प्राइस हैज फॉलन, राइट। आपकी जो रियल इनकम है, जो आपकी परचेजिंग पावर है, वो यहाँ पे इंक्रीज हो गई है ना। उसकी वजह से विद द सेम इनकम यू आर एबल टू परचेज मोर। तो अब आप इनकम इफेक्ट की वजह से क्या होगा, आप मूव करोगे टू अ
हायर इंडिफरेंस कर्व, ठीक है, आप एक दूसरे इंडिफरेंस कर्व पे मूव करोगे। ये आपका पॉइंट ए पॉइंट बी हो गया। अब आप मूव करोगे कहीं पे पॉइंट सी, लेट्स से ऑन द हायर इंडिफरेंस कर्व। स्टूडेंट्स मुझसे यही पूछते हैं कि मैम जब भी प्राइस फॉल होता है तो हमें तो हायर इंडिफरेंस कर्व पे मूव करना चाहिए ना, क्योंकि अब हम ज्यादा क्वांटिटी खरीद पा रहे हैं विद द सेम इनकम। तो दे आर एब्सोल्युटली राइट, लेकिन वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से नहीं होगा, वो इनकम इफेक्ट की वजह से होगा, ठीक है। अब ओवरऑल यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए पहले आप यहाँ पे थे क्वांटिटी 1 लेट्स से, ठीक है। अब फाइनली आप कहाँ पे हो, फाइनली आप यहाँ पे हो, लेट्स कॉल दिस क्वांटिटी 3, और बी के कॉरेस्पॉन्डिंग भी क्वांटिटी बना लेते हैं क्वांटिटी 2। तो एक्चुअल में क्या हुआ है, यू हैव मूव्ड फ्रॉम क्वांटिटी 1 टू क्वांटिटी 3, ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्राइस इफेक्ट विच इंक्लूड्स बोथ सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट, ठीक है। आपका क्वांटिटी इंक्रीज हुआ है फ्रॉम Q1 टू Q3 ऑफ द एक्स कमोडिटी, लेकिन जो Q1 से Q2 तक का इंक्रीज है ना, ये आपका हुआ है बिकॉज ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, एंड जो Q2 से Q3 तक का इंक्रीज हुआ है ना, ये हुआ है बिकॉज ऑफ इनकम इफेक्ट। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से आप सेम इंडिफरेंस कर्व में डाउनवर्ड मूव करते हो, और इनकम इफेक्ट की वजह से आप मूव करते हो टू अ हायर इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें स्पेसिफिकली सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का असर पूछा है, तो इसलिए यहाँ पे हमने आंसर किया है कि देयर इज अ मूवमेंट डाउन अ गिवन इंडिफरेंस कर्व। लेकिन क्वेश्चन अगर हमें इनकम इफेक्ट पूछता तो फिर हम क्या जवाब देते कि देयर इज अ मूवमेंट फ्रॉम अ लोअर इंडिफरेंस कर्व टू अ हायर इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। तो इसलिए बच्चे ना हमेशा इस चीज पे कंफ्यूज होते हैं कि मैम यहाँ पे हायर इंडिफरेंस कर्व पे हम क्यों नहीं मूव करें, वो राइट आंसर होना चाहिए। वो राइट आंसर है अगर हम इनकम इफेक्ट की बात करें तो, ठीक है। लेकिन अगर हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की बात करें तो मूवमेंट डाउन अ गिवन इंडिफरेंस कर्व ही आपका राइट आंसर होगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस होल कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, if the marginal rate of technical substitution between labor and capital equals to 2, then the marginal product of capital divided by marginal product of labor is, देखिए जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल है ना, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज डेल्टा के बाय डेल्टा एल, यानी कि 1 एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर के लिए हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ कैपिटल आर यू विलिंग टू सब्स्टिट्यूट, ठीक है। वही होता है आपका मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल, या फिर इसको आप दूसरी फॉर्मूला से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। देखिए जब भी हम ये डेल्टा वाला फॉर्मूला लेते हैं ना तो कैपिटल ऊपर आता है, लेकिन जब भी हम ये मार्जिनल प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला यूज करते हैं ना तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर को हम ऊपर लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिस इज इक्वल्स टू 2, राइट, 2 इक्वल्स टू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल डिवाइड बाय लेबर निकालना है, ठीक है, यानी कि उल्टा करना है। तो फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए, और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज इक्वल्स टू 1/2, है ना, बिल्कुल हमने उल्टा कर दिया। सो दिस विल गिव अस द आंसर 0.5 विच इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे 0.5 ऑप्शन में नहीं दिया है, मुझे लगता है ऑप्शन सी में यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे इनको 0.5 देना चाहिए था, क्योंकि 2 ऑलरेडी वो ऑप्शन ए में दे चुके थे, राइट, तो दोबारा 2 देने का यहाँ मतलब नहीं बनता था, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हुई होगी या कोई मिस्टेक हुई होगी, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी 0.5, करेक्ट आंसर 0.5 है, एंड प्रोबेबली वो ऑप्शन सी में होना चाहिए था, ठीक है। सो दिस वुड बी आवर आंसर। The MC curve reaches its minimum point before the ABC and the AC curve. In addition, the MC curve intersects the ABC curve and the AC curve at their lowest point. The above statements are both true. Always, never, often या फिर sometimes. देखिए हमें पता है कि जो MC curve है वो पहले ही तेजी से नीचे गिर जाता है, फिर तेजी से ये ऊपर भी आने लग जाता है ना, और जब ये ऊपर आ रहा होता है तभी कहीं ये ABC कर्व को भी मीट करता है एंड AC कर्व को भी मीट करता है एट देयर रिस्पेक्टिव मिनिमम्स, है ना। तो देखिए ये हमेशा ही ट्रू है ये पॉइंट कि MC कर्व जो है इट रीचेज इट्स मिनिमम बिफोर ABC एंड AC कर्व, ये भी हमेशा ट्रू है, एंड ये दोनों कर्व को आपने लोएस्ट पॉइंट पे मीट करता है, ये भी हमेशा ट्रू है, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑलवेज, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 9, एट द शटडाउन पॉइंट प्राइस इज इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट, द टोटल लॉसेस ऑफ द फर्म इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, या फिर ऑल दी अबव। देखिए, एक फर्म को शट डाउन कब करना चाहिए? जब उसकी प्राइस उसकी वेरिएबल कॉस्ट को भी ना कवर कर पाए, तो तब उसे शट डाउन करना चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे उसे वेरिएबल कॉस्ट की भी लॉस फेस करनी पड़ रही। तो ये शट डाउन पॉइंट कब होता है? ये वो क्रिटिकल पॉइंट होता है जहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि अब आपको शट डाउन करना है या फिर रिस्क लेके आगे प्रोडक्शन कंटिन्यू करनी। तो ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपका प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर है। देखिए, अभी तक तो आपको लॉस नहीं हुआ क्योंकि प्राइस आपके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर रहा है, लेकिन इस पॉइंट के बाद अब अगर प्राइस गिर गया तो आपको लॉस होगा। तो लॉस अवॉइड करने के लिए इसी पॉइंट में शट डाउन करना आपको ठीक रहेगा। इस पॉइंट में अगर आप शट डाउन करोगे तो एटलीस्ट आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का तो आपको लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है। आपको जो आपने फिक्स्ड कॉस्ट ऑलरेडी इंकर कर लिया है, तो आपके लॉस वही फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर ही रहेगा, तो आप लॉस को मिनिमाइज कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि इससे अब आगे आप प्रोडक्शन करोगे और आपका प्राइस कम हो जाएगा ना, तो फिर आपको वेरिएबल कॉस्ट का भी एडिशनल लॉस बेयर करनी पड़ेगी। तो इट्स बेटर कि आप यही पॉइंट पे शट डाउन कर दो। तो इसी को हम कहते हैं शट डाउन पॉइंट, ठीक है। एंड देखिए, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये भी ट्रू होता है शट डाउन पॉइंट के लिए, क्योंकि देखिए हमने कहा प्राइस इज इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपका शट डाउन पॉइंट है, राइट। अब यही प्राइस को आप क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर लो एंड यही एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर लो, तो फिर आपका क्या आएगा? टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू टीवीसी। तो ये भी शट डाउन पॉइंट ही है आपका, ठीक है। आपका टोटल रेवेन्यू यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बराबर हो रहा है, तो आपका एटलीस्ट वेरिएबल कॉस्ट तो पूरा कवर कर रहा है आपकी अर्निंग्स, है ना। अभी भी आपको वेरिएबल कॉस्ट का यहाँ पे नुकसान तो नहीं हो रहा। सो यही पॉइंट पे शट डाउन कर लो ताकि आपको फ्यूचर में और नुकसान ना सहना पड़े। ओके, एंड टोटल लॉसेस जो है आपके, ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होते हैं शट डाउन पॉइंट में, वो भी ठीक है, सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट का है आपको लॉस बेयर करना पड़ेगा। सो आंसर वुड बी यहाँ पे डी, ऑल दी अबव। क्वेश्चन नंबर 10, if the monopolist incurs losses in the short run, then in the long run, the monopolist will go out of business, the monopolist will stay in business, the monopolist will break even, या फिर any of the above। देखिए, जब भी हम मोनोपोलिस्ट कहते हैं तो हमें अक्सर लगता है कि ये तो सिंगल सेलर है यार, ये तो प्रॉफिट ही कमा रहा होगा, कोई कंपटीशन तो है नहीं इसकी। लेकिन ऐसा नहीं होता, मोनोपोलिस्ट भी लॉस इंकर कर सकता है अगर उसकी जो प्रोडक्ट है उसकी कोई डिमांड ही नहीं है, कोई लोग खरीद ही नहीं रहे हैं उसके प्रोडक्ट, तो वो लॉस इंकर कर सकता है भले ही उसका कोई कंपटीशन ना हो। लेकिन वो शॉर्ट रन में लॉस इंकर कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि लॉन्ग रन में वो प्रॉफिट नहीं कमा सकता है। देख, अगर लॉन्ग रन में उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है, जैसे वो कंज्यूमर को एजुकेट करता है, अपने गुड्स को एडवर्टाइज करता है, तो हो सकता है बाद में उसकी डिमांड इंक्रीज हो और इसकी वजह से हो सकता है उसका बिजनेस अच्छे से चले एंड ही स्टेज इन बिजनेस। हो सकता है वो ब्रेक इवन करे, यानी कि अपना जो सारा कॉस्ट उससे लगा है वो रिकवर कर ले एट सम पॉइंट, या फिर एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंस में उसकी डिमांड कभी भी बढ़े ही ना और उसको आउट ऑफ द बिजनेस जाना पड़े, ठीक है। तो ये तीनों ही सिचुएशन पॉसिबल है मोनोपोलिस्ट के लिए, तो आंसर वुड बी एनी ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 11, इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन वी हैव few firms selling a differentiated product, many firms selling a homogeneous product, few firms selling a homogeneous product, या फिर many firms selling a differentiated product। देखिए, जैसे हम कंपटीशन कहते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि यहाँ पे many firms है, राइट। एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड होते हैं, यानी कि थोड़े से यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हर प्रोडक्ट में, ठीक है। जैसे कि आप शैम्पू मार्केट को कंसिडर कर लो, हर तरीके का शैम्पू अलग अलग होता है ना, कोई लॉन्ग हेयर के लिए, कोई सिल्की के लिए, कोई एंटी डैंड्रफ, कोई मतलब वेरियस पर्पस के लिए होता है। तो इसलिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है? मेनी फर्म्स सेलिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 12, इन बोथ द चैम्बरलेन एंड द किंग डिमांड कर्व मॉडल्स द ओलिगोपोलिस्ट रिकॉग्नाइज देयर इंटरडिपेंडेंस, डू नॉट कोल्यूट, टेंड टू कीप प्राइसेस कांस्टेंट, या फिर ऑल दी अबव। देखिए, चैम्बरलेन तो आपने नहीं पढ़ा है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन किंग डिमांड कर्व आपके सिलेबस में है, राइट।
तो आप ये किंग डिमांड कर्व या फिर ओलिगोपोली को ध्यान में रख के ये क्वेश्चन के आंसर करने की कोशिश कीजिए। किंग डिमांड कर्व में क्या होता है, देखिए फर्म्स जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं अपना इंटरडिपेंडेंस, यानी कि फर्म्स को पता होता है कि वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। क्योंकि देखिए वैसे भी यहाँ पे फ्यू फर्म्स होते हैं ओलिगोपोली में, राइट, और एक फर्म का जो एक्शन है वो बाकी फर्म्स को भी अफेक्ट करती है बहुत ज्यादा, है ना। तो सब लोग एक दूसरे पे नजर रखे होते हैं और कोई भी कुछ एक्शन करता है जैसे प्राइस चेंज करना, तो बाकी लोग भी उससे अफेक्टेड होते हैं, तो वो भी उस हिसाब से अपना भी प्राइस उसी हिसाब से चेंज करते हैं ना। सो दे रिकॉग्नाइज देयर इंटरडिपेंडेंस। देखिए अब ये क्वेश्चन पहले भी आया था टेस्ट सीरीज 1 में भी, और यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस की जगह इंडिपेंडेंस लिखा हुआ था, है ना। तो तब मैंने कहा था कि इंडिपेंडेंस यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, एक्चुअली यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस होना चाहिए, ऐसा मैंने कहा था पहले, राइट। तो देखिए अब इंस्टीट्यूट ने खुद यहाँ पे अपना करेक्शन कर लिया है, उसने इस बार करेक्ट लिख के दिया है कि दे रिकॉग्नाइज देयर इंटरडिपेंडेंस। ओके, सो ये तो करेक्ट है। देखिए एंड डू नॉट कोल्यूड, देखिए वैसे तो हमारे सिलेबस में हमने पढ़ा है कि ओलिगोपोली जो है वो कोल्यूसिव एंड नॉन कोल्यूसिव दोनों टाइप की हो सकती है, लेकिन तो जो शैम्बरलिन है ना, ये एक इकोनॉमिस्ट है, इनका मानना था कि ओलिगोपोली में जनरली जो फॉर्म्स है वो कोल्यूड नहीं करते, सब फॉर्म्स अपना अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखती है, कोई मिल बांट के प्रॉफिट हम कमाएंगे ऐसे सोच कोई नहीं रखता, ठीक है। आजकल के ये कैपिटलिज्म में सब अपना सेल्फ इंटरेस्ट ही देखेंगे, तो यूजुअली फॉर्म्स कोल्यूड नहीं करते। सो डू नॉट कोल्यूड इज करेक्ट। देखिए वो अपना इंटरडिपेंडेंस रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ वो फॉर्म के एक्शन मुझे भी अफेक्ट करेगा, तो मुझे सतर्क रहना होगा, तो ये तो वो आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन उस फॉर्म के साथ मैं हाथ मिलाऊं और साथ में काम करूं ऐसा अक्सर नहीं हमें देखने को मिलता। सो दे डू नॉट कोल्यूड, ठीक है। एंड दे टेंड टू कीप प्राइसेस कांस्टेंट, ये भी ट्रू है। ओलिगोपोली में प्राइस रिजिडिटी होती है, राइट, कोई भी इजीली प्राइस चेंज करने को तैयार नहीं होता, क्योंकि वो अगर प्राइस डिक्रीज करेंगे तो बाकी फर्म्स भी कर लेंगे, तो उसका कोई फायदा ही नहीं, और प्राइस इंक्रीज करेंगे तो वो कस्टमर्स को लूज आउट करेंगे, है ना। तो इसलिए प्राइस यूजुअली कांस्टेंट ही रहता है। तो ये तीनों ही करेक्ट है ओलिगोपोली या किंग डिमांड कर्व के अकॉर्डिंग, ठीक है, तीनों ही करेक्ट है। सो आवर आंसर वुड बी ऑल दी अबव। क्वेश्चन नंबर 13, Who gave the theory of price discrimination? मार्शल, पिग्यू, कॉर्नोट या फिर साइमन। देखिए ये थ्योरी दिया था पिग्यू ने ही वो 3 तरह के डिस्क्रिमिनेशन आइडेंटिफाई किया था, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री करके, ठीक है। सो हमारा आंसर है पिग्यू। क्वेश्चन नंबर 14, इफ अ गुड हैज अ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1, इट इज कंसिडर्ड प्राइस इनइलास्टिक, प्राइस इलास्टिक, यूनिट प्राइस इलास्टिक या फिर प्राइस न्यूट्रल। देखिए ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि ये प्राइस इलास्टिक है, ठीक है। अगर स्मॉलर देन 1 होता फिर हम उसे इन इलास्टिक कहते हैं, है ना। अगर 1 होता फिर हम उसे यूनिट प्राइस इलास्टिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स ए द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन प्राइस। देखिए ये तो आपका प्राइस इलास्टिसिटी हो जाता है ना। बी द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन इनकम, हाँ यही आपका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। ऑप्शन सी कहता है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड टू चेंज इन प्राइस, फिर ये आपका सप्लाई इलास्टिसिटी हो गया, है ना। एंड द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड टू चेंज इन इनकम, ये आपका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हो गया, नॉट डिमांड, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, Which of the following factors does not influence supply? इनमें से कौन सा फैक्टर सप्लाई को इन्फ्लुएंस नहीं करता? ए प्रोडक्शन कॉस्ट। देखिए प्रोडक्शन कॉस्ट तो करता है, क्योंकि अगर प्रोड्यूस करने में ज्यादा कॉस्ट लगती है सप्लायर्स को तो फिर वो कम प्रोड्यूस कर पाएंगे, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी अप्लाई करती है सप्लाई को, जितना ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उतना ज्यादा सप्लाई हो पाएगा, है ना। लिमिटेड रिसोर्सेज से भी आप ज्यादा सप्लाई कर पाओगे बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, सो इट डज इंक्रीज सप्लाई। प्राइसेस ऑफ इनपुट्स, देखिए प्राइसेस ऑफ इनपुट्स अगर ज्यादा हो जाती है तो अगेन ये हायर कॉस्ट लग जाएगा सप्लायर को प्रोड्यूस करने में, राइट, तो ये कम सप्लाई कर पाएंगे, सो दिस ऑल्सो अफेक्ट सप्लाई। लेकिन कंज्यूमर प्रेफरेंस सप्लाई को अफेक्ट नहीं करता, कंज्यूमर प्रेफरेंस डिमांड को अफेक्ट करता है, ठीक है। सो दिस डज नॉट अफेक्ट सप्लाई, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, बिकॉज हमें पूछा है कि व्हाट डज नॉट अफेक्ट, राइट, सो कंज्यूमर प्रेफरेंस डज नॉट अफेक्ट सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 17, इन अ मार्केट इकोनॉमी रिसोर्स एलोकेशन is primarily determined by the central planning by the government, consumer demand and supply in the market,
द डिसीजन ऑफ फ्यू लार्ज कॉर्पोरेशंस या फिर इंटरनेशनल ट्रेड अग्रीमेंट्स। देखिए मार्केट इकोनॉमी यानी कि कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी में रिसोर्स एलोकेशन कैसे डिटरमाइन होता है, थ्रू कंज्यूमर डिमांड एंड सप्लाई। जो डिमांड एंड सप्लाई का खेल होता है मार्केट में, वही रिसोर्स को एलोकेट करने में हेल्प करता है ना, वही डिटरमाइन करता है। सो आवर आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, ड्यूरिंग अ रिसेशन द इकोनॉमी एक्सपीरियंसेस a decrease in prices and inflation। देखिए रिसेशन के दौरान प्राइसेस में डिक्रीज तो होती है, लेकिन उसको हम इन्फ्लेशन नहीं कहते, उसको हम डिफ्लेशन कहते हैं, ठीक है। सो डिक्रीज इन प्राइसेस कहना यहाँ पे सही है, लेकिन इन्फ्लेशन कहना गलत है, क्योंकि रिसेशन में डिफ्लेशन होता है। हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, ये भी इनकरेक्ट है, ये एक्सपेंशन के दौरान हमें देखने को मिलता है, राइट, नॉट ड्यूरिंग रिसेशन। सी, अ डिक्लाइन इन एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये करेक्ट है। रिसेशन के दौरान क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाती है, ठीक है। डी, इंक्रीज्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग, अगेन देखिए ये एक्सपेंशन के फेज में होता है, रिसेशन में नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी मेजर्स इज टिपिकली यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक्स to manage the business cycle? फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी या फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी। देखिए जनरली बिजनेस साइकिल को मैनेज करने के लिए फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी यूज करी जाती है, लेकिन फिस्कल पॉलिसी जो है ये गवर्नमेंट यूज करती है, नॉट द सेंट्रल बैंक। मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये सेंट्रल बैंक यूज करती है, ठीक है, जैसे कि इंटरेस्ट रेट को कम करना, ठीक है, मनी सप्लाई को चेंज करना, तो ये चीज सेंट्रल बैंक करती है। और हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेंट्रल बैंक कौन सा मेथड अपनाएगा, है ना, कौन सा पॉलिसी मेजर्स अपनाएगा। सो आवर आंसर वुड बी मॉनेटरी पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 20, which of the following is a lagging economic indicator? A, consumer confidence index, B, stock market performance, C, unemployment rate या फिर D, new housing starts। देखिए कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स, स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस एंड न्यू हाउसिंग स्टार्ट्स, ये हमें ये लीडिंग इंडिकेटर है बेसिकली, क्योंकि ये हमें इकोनॉमी में चेंज होने से पहले ही लोगों के जो विचार है इकोनॉमी के लेके, उनकी कॉन्फिडेंस है, वो हमें दिखाती है, राइट। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स हमें बताती है कि कंज्यूमर कितना कॉन्फिडेंट है फ्यूचर को लेके, उनको क्या लगता है कि फ्यूचर में इकोनॉमी आगे की तरफ जा रही है या पीछे की तरफ, ठीक है, तो वो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स से हमें पहले ही पता चलता है। स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस भी, ये भी लोगों के सेंटीमेंट में चलता है। अगर लोगों को लगता है कि इकोनॉमी आगे जाके अच्छा करने वाली है, तो स्टॉक मार्केट भी अच्छा करेगी, है ना। अगर उनको लगता है बुरा करने वाली है, तो स्टॉक मार्केट भी खराब परफॉर्मेंस करेंगे। तो अगेन देखिए स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस भी हमें पहले ही बताती है कि इकोनॉमी आगे जाके कैसे बिहेव करने वाली है ना। सिमिलरली न्यू हाउसिंग स्टार्ट्स की अगर हम बात करें, तो देखिए न्यू हाउसिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह कब स्टार्ट होती है, जब लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं कि आगे जाके इकोनॉमी अच्छा करने वाली है, तो तब ये चीज शुरू होती है, ठीक है। तो इन चीजों का दिखाना, ये इंडिकेटर्स ना हमें फ्यूचर इकोनॉमी के बारे में ज्यादा बताती है रादर देन करंट। लेकिन जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना, ये कब होता है, जब इकोनॉमी खराब आपकी चल चुकी है, इकोनॉमी खराब हो चुकी है, रिसेशन आ चुकी है, तो तब जाके अनएम्प्लॉयमेंट होना स्टार्ट होता है ना। तो ये आपका क्या है, ये लैगिंग इंडिकेटर है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। Question number 21, price elasticity of demand of a good is -3. It shows that when price falls by 1%, demand rises by 3%. When price rises by 1%, demand falls by 3%. Either A or B या फिर neither A nor B। देखिए प्राइस इलास्टिसिटी -3 का क्या मतलब है, देखिए माइनस का क्या मतलब है यहाँ पे कि प्राइस एंड जो डिमांड है वो उनके इनवर्स रिलेशनशिप है उनके बीच में, ठीक है। अगर एक इंक्रीज होता है तो दूसरा डिक्रीज होता है एंड वाइस वर्सा, है ना। अब 3 का क्या मतलब है कि अगर प्राइस 1% से चेंज होता है तो डिमांड कितने से चेंज होगी, 3% से। अब ये जो चेंज है ना, ये ऊपर की तरफ भी हो सकता है, यानी कि प्राइस इंक्रीज भी हो सकता है एंड डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। अगर प्राइस फॉल हुआ, इसका ये मतलब है कि डिमांड राइज होगा बाय 3%, क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी हमारी नेगेटिव है, ठीक है। एंड अगर प्राइस राइज हुआ, फिर डिमांड फॉल होगी बाय 3%, अगेन क्योंकि हमारी जो रिलेशन है वो इनवर्स है, ठीक है। तो ये दोनों ही ट्रू है, ओके। सो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा सी, ईदर ए और बी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 22, द डिमांड फॉर मील्स
at a medium price restaurant is elastic. If the management of the restaurant is considering raising prices, it can expect a relatively proportionately large fall in quantity demanded, no change in quantity demanded, proportionately small fall in quantity demanded या फिर infinite change in quantity demanded. देखिए यहाँ पे हमारा जो डिमांड जो है वो इलास्टिक है, राइट। इलास्टिक डिमांड का क्या मतलब होता है कि अगर आप प्राइस चेंज करोगे तो आपका डिमांड लार्जर प्रोपोर्शन से चेंज होगा, है ना। और यहाँ पे हम प्राइस को क्या कर रहे हैं, रेज कर रहे हैं। तो अगर हम प्राइस को रेज करेंगे तो डिमांड क्या होगा, डिक्रीज होगा, राइट। लॉ ऑफ डिमांड ऐसा कहता है। और इलास्टिक डिमांड है तो जो डिमांड है वो लार्जर प्रोपोर्शन से डिक्रीज होगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो ए है, प्रोपोर्शनेटली लार्ज फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड। देखिए नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कब होता, अगर आपका डिमांड जो है वो परफेक्टली क्या होता, इन इलास्टिक होता, ठीक है। एंड प्रोपोर्शनेटली स्मॉल फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड कब होता, अगर आपका डिमांड इन इलास्टिक होता, ठीक है। और इनफाइनाइट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कब होता, अगर आपका जो डिमांड है वो परफेक्टली क्या होता, इलास्टिक होता, ठीक है। तो सारे सिनेरियोज आपको समझ आ गए, है ना। और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर ऑपरेशन ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। देखिए रिटर्न्स टू अ फैक्टर यानी कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की यहाँ पे बात हो रही है, जो कि आपकी शॉर्ट टर्म में होती है, ठीक है। ए, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, बी, लिमिटेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, सी, इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, या फिर डी, इनडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। देखिए आपका ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर कब होता है, ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के फर्स्ट स्टेज में होता है, राइट। यहाँ पे आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स देखने को मिलता है। अब ये किस वजह से होता है कि स्टार्टिंग में जो आपका फिक्स्ड फैक्टर है ना, जैसे कि कैपिटल में जैसे कि आपकी मशीनरी है, ठीक है, वो ठीक से यूटिलाइज नहीं हुआ होता है, राइट। तो जितना आप ज्यादा इनपुट डालोगे उसमें उसको यूटिलाइज करोगे तो वो आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स देगा, ज्यादा आउटपुट देगा। सो ये तो एक कारण होता है, ठीक है। सिमिलरली इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर इंक्रीजिंग रिटर्न्स। ठीक है, स्टार्टिंग में जैसे आप वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करोगे, जैसे कि आपके लेबर हो गया, राइट, जैसे आप ज्यादा लेबर हायर करोगे तो लेबर स्पेशलाइज हो पाएंगे अपने अपने डिपार्टमेंट में, राइट, एंड वो एफिशिएंटली काम कर पाएंगे, वो कोऑर्डिनेट एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके भी काम कर पाएंगे, डिवीजन ऑफ लेबर होगा। तो इन सारी चीज़ों की वजह से एफिशिएंसी बढ़ेगी, जिससे कि इंक्रीजिंग रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। सिमिलरली इनडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर इज ऑल्सो अ रीजन फॉर इंक्रीजिंग रिटर्न्स। देखिए अगर फिक्स्ड फैक्टर डिविजिबल होता, आप छोटे छोटे पोर्शन में इसको खरीद पाते, तो कभी भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रिटर्न्स होता ही नहीं। आपको जितना फिक्स्ड फैक्टर चाहिए होता आप उतना ही खरीदते, उसको ही फुल्ली यूटिलाइज करते एवरी टाइम। लेकिन ऐसा नहीं होता, जो फिक्स्ड फैक्टर है ना वो इनडिविजिबल होते हैं। आपको स्टार्टिंग में लार्ज ह्यूज कैपेसिटी में इनको खरीदना पड़ता है, राइट। जैसे कि अगर हम मशीनरी की बात करें तो सिर्फ एक यूनिट बनाने वाला मशीनरी क्या आपको मिलेगा, नहीं, एटलीस्ट आपको 1000 या 5000 यूनिट्स बनाने वाला मशीनरी मिलेगा, राइट। और जब तक आप इसकी लिमिट को फुल्ली यूटिलाइज ना कर सको, तब तक जितना आप इसमें इनपुट डालते रहोगे ना, आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलता ही रहेगा, ठीक है। तो धीरे धीरे आपका आउटपुट इंक्रीज होता रहेगा। तो ये इनडिविजिबिलिटी की वजह से भी स्टार्टिंग में आपका ज्यादा रिटर्न आपको मिलता है और बाद में जब आप फुल्ली यूटिलाइज करते हो तो कम होने लग जाता है ना। लेकिन अगर ये डिविजिबल होता, अगर एक यूनिट बनाने वाला मशीनरी आपको मिलता, तो स्टार्टिंग से आपको सेम रिटर्न ही मिलता, क्योंकि आप क्या है, आप जितना आपको चाहिए उतना ही खरीदते हमेशा, है ना। तो देखिए ये 3 आपके कारण होते हैं फॉर इंक्रीजिंग रिटर्न। लेकिन लिमिटेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, दिस इज नॉट अ रीजन फॉर इंक्रीजिंग रिटर्न्स। जब फिक्स्ड फैक्टर आप फुल्ली यूटिलाइज कर देते हो, उसके लिमिट तक यूटिलाइज कर लेते हो, उसके बाद क्या होता है, डिक्रीजिंग रिटर्न स्टार्ट होता है, ठीक है। सो दिस इज नॉट अ रीजन फॉर इंक्रीजिंग रिटर्न्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, at the point of inflection, total product is maximum, average product is maximum, marginal product is maximum, या फिर marginal product is zero। देखिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हम उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ पे आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम होती है। देखिए इन तीनों में से सबसे पहले मैक्सिमम मार्जिनल प्रोडक्ट ही होती है ना, एंड इसी को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। और ये फर्स्ट स्टेज में ही आपको देखने को मिलेगा। द फर्स्ट स्टेज ऑफ जो इंक्रीजिंग रिटर्न्स का फेज है ना,
उसके मिड में ही आपको देखने को मिलेगा कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तक भी रीच कर लेती है मार्जिनल प्रोडक्ट, एंड इसी स्टेज में वो गिरने भी लग जाती है ना। तो फर्स्ट स्टेज के मिड में आपको देखने को मिलेगा द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 25, कॉस्ट फंक्शन इज अ डैश कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिकल, फंक्शनल, फाइनेंशियल या फिर टेक्निकल। देखिए कॉस्ट फंक्शन में हम क्या पढ़ते हैं, बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट, कि कैसे जब आउटपुट चेंज होता है, जैसे जैसे आउटपुट चेंज होता है आपका कॉस्ट किस तरह से इंक्रीज डिक्रीज होता है, वही हम पढ़ते हैं, है ना। तो इस तरह से दो वेरिएबल के रिलेशनशिप को स्टडी करना, उसे हम फंक्शनल कॉन्सेप्ट कहते हैं, जहाँ पे जो एक वेरिएबल है वो दूसरे वेरिएबल का फंक्शन होता है, यानी कि इट इज डिपेंडेंट ऑन दी अदर। जैसे कि यहाँ पे आउटपुट पे डिपेंडेंट होता है कॉस्ट, राइट, आउटपुट के चेंज होने से कॉस्ट भी चेंज होता है। तो ये आपका फंक्शनल कॉन्सेप्ट कहलाता है। अब कई बच्चे मुझे कहते हैं इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट भी तो है ना मैम। देखिए हम सब्जेक्ट ही इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, हमारा एग्जाम ही इकोनॉमिक का है, तो जो भी यहाँ पे पूछे जाएंगे ऑब्वियसली वो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट ही पूछे जाएंगे। कोई साइंस की या फिर लॉ की कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे आपको नहीं पूछी जाएगी ना। तो ये तो देखिए बहुत ही ऑब्वियस सा आंसर है, तो ये तो नहीं करेक्ट हो, मतलब करेक्ट तो है इन ब्रॉडर सेंस, लेकिन ये इतना स्पेसिफिक आंसर नहीं है। स्पेसिफिक आंसर यहाँ पे आपका फंक्शनल कॉन्सेप्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म अंडर मोनोपोली इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, इनडिटर्मिनेंट, अपवर्ड स्लोपिंग या फिर परफेक्टली इलास्टिक। देखिए मोनोपोली की जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, कि मोनोपोली एक प्राइस मेकर है, ये खुद का प्राइस खुद ही सेट करता है, राइट। तो जो भी प्राइस मेकर्स होते हैं ना, उनको अपनी डिमांड बढ़ाने के लिए अपनी प्राइस कम करने की जरूरत होती है, बिकॉज एज पर द लॉ ऑफ डिमांड जितना आप प्राइस को कम करोगे आपका डिमांड उतना बढ़ेगा, राइट। तो मोनोपोली को जब भी उनको डिमांड इंक्रीज करना है तो वो क्या करेंगे, प्राइस को डिक्रीज करेंगे। तो इसलिए उनका डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व रहता है, जैसा कि हम नॉर्मल डिमांड कर्व में पढ़ते हैं ना, तो वैसे ही डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व इनका रहता है। क्वेश्चन नंबर 27, डिमांड कर्व अंडर ओलिगोपोली इज लेस इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, हाईली इलास्टिक या फिर इनडिटर्मिनेंट। देखिए ओलिगोपोली में जो आपकी डिमांड कर्व है ना वो किंक्ड होती है, राइट। कुछ इस तरीके का आपको डिमांड कर्व देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको किंक दिखेगा, यानी कि अगर आप प्राइस इंक्रीज करोगे तो आपकी जो डिमांड है वो इलास्टिक हो जाती है, ठीक है। और अगर आप प्राइस डिक्रीज करोगे तो यहाँ पे आपको रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड कर्व देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ओलिगोपोली की डिमांड कर्व इलास्टिक है या इन इलास्टिक, इट डिपेंड्स कि आप प्राइस इंक्रीज कर रहे हो कि डिक्रीज कर रहे हो, राइट। एंड जो ये डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी है ना, ये इस चीज में भी डिपेंड करती है कि कितने फॉर्म्स है ओलिगोपोली में, ठीक है, हाउ मेनी फॉर्म्स आते हैं, क्या वो कॉम्पिटिटिव है या एक दूसरे के साथ कोल्यूजन में काम कर रहे हैं, ठीक है, क्या उनका प्रोडक्ट सिमिलर है या फिर थोड़ी डिफरेंशिएटेड है। तो उस फैक्टर में भी डिपेंड करता है कि वो कितने इलास्टिक है कितने इन इलास्टिक है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम कहें तो डिमांड कर्व फॉर ओलिगोपोली इज इनडिटर्मिनेंट, इट डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स, ठीक है। Question number 28. In a commodity market, excess demand exists when market price is greater than equilibrium price price is greater than market price, equilibrium price is not equal to market price, या government fixes the price। देखिए हमें ये तो पता है कि जब आपका जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो आपके मार्केट प्राइस के बराबर होता है, ठीक है, तो इस टाइम पे तो आपका डिमांड एंड सप्लाई बराबर होता है ना। उस प्राइस को हम इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। तो अगर आपका मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम तक पहुंच गया है यानी कि डिमांड एंड सप्लाई बराबर है। लेकिन देखिए अब लेट्स से आपका जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो है 100, ठीक है, लेकिन करेंटली आपकी जो मार्केट प्राइस है वो सिर्फ 60 रुपीज, ठीक है। तो यानी कि लोगों को जो है सामान वो सस्ते में मिल रहा है, राइट। तो अगर सामान सस्ते में मिलता है तो क्या होता है, डिमांड एक्सेस हो, लोग ज्यादा डिमांड करते हैं ना। तो इसलिए यहाँ पे डिमांड जो है वो एक्सेस होती है जब आपकी जो मार्केट प्राइस है इट इज लोअर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। तो यही एक्सेस डिमांड की वजह से अब क्या होगा, धीरे धीरे ये डिमांड जो है आपके प्राइस को ऊपर की तरफ पुश करेगा एंड फाइनली आपकी जो ये मार्केट प्राइस है वो 100 रुपीज तक पहुंच जाएगी, वो इक्विलिब्रियम प्राइस के बराबर हो जाएगी एंड अगेन आपका डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम में आएगा। लेकिन जब तक आपका ये मार्केट प्राइस लोअर है एज कम्पेयर टू योर इक्विलिब्रियम प्राइस, सो इन दैट केस एक्सेस डिमांड विल एग्जिस्ट, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी,
योर इक्विलिब्रियम प्राइस इज ग्रेटर देन मार्केट प्राइस। देखिए जैसे कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो ग्रेटर देन आपका मार्केट प्राइस है। डन। क्वेश्चन नंबर 29, a few big sellers is a characteristic of perfect competition, monopolistic competition, oligopoly या फिर none of the above। A few big seller is a characteristic of oligopoly, right? यहाँ पे few handful, usually less than 10 big sellers होते हैं जो मार्केट को डोमिनेट करके रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, the cost curve which is inversely S-shaped is average cost curve, total fixed cost curve, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व या फिर मार्जिनल कॉस्ट कर्व। देखिए यहाँ पे हमारा आंसर है टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व। अब ये एस इनवर्सली एस शेप्ड कैसे दिखता है, तो यहाँ पे देखिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व को देखिए, इसको इसका शेप आपको कुछ इस तरीके का दिख रहा है, राइट। देखिए आपका एस शेप कैसा होता है, इस तरीके का होता है। अब अगर आप इसको इन्वर्स कर दो, ठीक है, तो फिर आपका शेप कैसे दिखेगा, इस तरीके का दिखेगा, है ना, समवट लाइक दिस। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी देखिए आपका समवट लाइक दिस, यानी कि इनवर्स एस शेप्ड का आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब ये इनवर्स एस शेप्ड ऐसा क्यों दिखता है, व्हाट इज द रीजन। देखिए एक बात तो जो आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो आउटपुट के साथ हमेशा इंक्रीज करता है, राइट। तो देखिए यहाँ पे आपको हमेशा ये इंक्रीज करता हुआ दिखेगा, लेकिन स्टार्टिंग में जो इंक्रीज है ना कॉस्ट का, ये आपको कम दिख रहा है। वाई इज दैट, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है, आपका फर्स्ट फेज इंक्रीजिंग रिटर्न्स का फेज होता है, और इंक्रीजिंग रिटर्न्स के फेज में आपकी जो कॉस्ट है वो स्लोली इंक्रीज होती है ना। लेकिन इसके बाद फिर आपका सेकेंड स्टेज में डिमिनिशिंग रिटर्न स्टार्ट हो जाता है, तो वहां पे फिर आपकी जो कॉस्ट है वो ज्यादा तेजी से ऊपर आने लग जाता है। तो दैट्स व्हाई दिस इनवर्स एस शेप, ठीक है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज योर इनवर्स एस शेप, और सिमिलरली टोटल कॉस्ट भी इनवर्स एस शेप्ड है, ठीक है, दोनों ही इनवर्स एस शेप्ड है। लेकिन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन है, और एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व तो आपको पता है ये क्या होते हैं, ये यू शेप्ड के होते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 31, फिस्कल डेफिसिट कैन बी रेमेडिड बाय, यानी कि फिस्कल डेफिसिट को ठीक कैसे किया जा सकता है। देखिए फिस्कल डेफिसिट क्या है, अगर गवर्नमेंट की जो एक्सपेंस है, ठीक है, अगर वो ग्रेटर हो जाता है उसकी रेवेन्यू से, तो हम कहेंगे कि फिस्कल डेफिसिट वाली सिचुएशन है, ठीक है। यानी कि अब उनको एक्सपेंस करने के लिए इनफ पैसा नहीं है, इनफ रेवेन्यू नहीं है, तो फिर अब ये खर्चा कहाँ से उठाएंगे। देखिए बोरोइंग मनी, हाँ, या तो गवर्नमेंट बोरो करेगी या फिर उसको ज्यादा करेंसी प्रिंट करनी पड़ेगी ताकि ज्यादा पैसा हो और वो अपना खर्चा उठा सके। तो ये दोनों ही रेमेडी हो सकते हैं, तो इसलिए हमारा आंसर है बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 32, द कॉस्ट विच इज नेवर जीरो even when production is stopped is known as supplementary cost, prime cost, explicit cost या फिर none of these। देखिए वो कॉस्ट जो आपकी प्रोडक्शन खत्म होने के बाद भी आपको इंकर करते ही रहना पड़ता है, वो उसे हम फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं, राइट। एंड फिक्स्ड कॉस्ट का ही दूसरा नाम सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर होगा सप्लीमेंट्री कॉस्ट या फिर फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। अब प्राइम कॉस्ट क्या होता है, देखिए प्राइम कॉस्ट होता है जो आपकी मेजर मटेरियल्स लगते हैं ना बनाने में, जैसे कि रॉ मटेरियल, लेबर, इन सब का जो खर्चा हो गया, उनको हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट तो आपको पता ही है, राइट, जो आपके पॉकेट से जाती है, जो हिडन नहीं होती, वो सारे एक्सप्लिसिट कॉस्ट में आती है, ठीक है। तो सारे कॉस्ट मैंने समझा दिया, लेकिन जो कॉस्ट जीरो नहीं होता, प्रोडक्शन के बाद भी आपको बियर करना पड़ता है, दैट इज योर सप्लीमेंट्री या फिर फिक्स्ड कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 33, demand curve of a perfectly competitive market form is a horizontal straight line parallel to x-axis. It happens because selling costs are zero, there is freedom of entry and exit, firm is a price taker या फिर none of these। देखिए पहले तो डिमांड कर्व कैसा दिखता है एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का, कुछ इस तरह से दिखता है, राइट। ये एक सिंगल प्राइस होता है, इसी प्राइस में उनको वो अनलिमिटेड क्वांटिटी सेल कर पाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस आपको दिखता है। अब ये क्यों होता है, देखिए ये इसलिए होता है क्योंकि फर्म जो है ना यहाँ पे प्राइस टेकर होता है, यही एक प्राइस उनको मार्केट से मिलता है और इसी प्राइस में उनको जितने भी क्वांटिटी उनको सेल करना है इसी प्राइस में सेल करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिखता है। देखिए सेलिंग कॉस्ट आर जीरो एंड देयर इज फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, ये भी परफेक्ट कॉम्पिटिशन के फीचर्स तो है, लेकिन इसकी वजह से इनका डिमांड लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं हो रहा। डिमांड लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो रहा है बिकॉज इट इज अ प्राइस टेकर
एंड एक सिंगल प्राइस में उसको अपना सारा सामान बेचना पड़ रहा है. ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. Question number 34. Which of these countries is a purely socialist economy? USSR, चाइना, वियतनाम या फिर none of these? देखिए, ये जो तीनों ही कंट्रीज है ना, ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल की तरफ लीन करती है बहुत ज्यादा, लेकिन कोई भी प्योरली सोशलिस्ट इकोनॉमी नहीं है. ठीक है, आज के जमाने में कोई भी प्योरली कैपिटलिस्ट या प्योरली सोशलिस्ट नहीं होता. लेकिन हाँ, आप ये कह सकते हो कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल ज्यादातर अपनाई जाती है यहाँ पे. अब यूएसएसआर देखिए, ये तो एग्जिस्टिंग कंट्री नहीं है, ये पहले होता था सोवियत यूनियन, अब तो ये कोलैप्स हो चुका है. चाइना भी अपने आप को सोशलिस्ट इकोनॉमी ही बताता है, लेकिन प्योरली सोशलिस्ट ये भी नहीं है, यहाँ पे भी सर्टेन एक्सटेंट तक कैपिटलिज्म होता है. एंड सिमिलर विथ वियतनाम. तो इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर होगा नन ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर 35. अकॉर्डिंग टू हॉटरे, ट्रेड साइकिल इज अ डैश. मॉनिटरी फेनोमेनन, अनप्लान्ड फेनोमेनन, फिजिकल फेनोमेनन या फिर ऑल ऑफ द अबव. तो ये हॉटरी का मानना था कि जो ट्रेड साइकिल है, बिजनेस साइकिल है, वो एक मॉनिटरी फेनोमेनन होता है. यानी कि जब मनी सप्लाई में चेंज आती है ना, तो उसकी वजह से ट्रेड साइकिल अफेक्टेड होती है, उसकी वजह से इकोनॉमी में एक्सपेंशन या फिर रिसेशन आ सकती है. ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 36. डायनामिक फेयर चार्ज्ड बाय इंडियन रेलवेज इज एन एग्जांपल ऑफ प्योर मोनोपोली, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन या फिर नन ऑफ दिस. देखिए, इंडियन रेलवेज एक मोनोपोली है, ये तो आपको पता ही होगा, है ना. अब ये डायनामिक फेयर चार्ज का क्या मतलब होता है? यानी कि डिफरेंट लोगों से डिफरेंट फेयर चार्ज करना. ठीक है, इंडियन रेलवे अलग पैसेंजर से अलग करता है डिपेंडिंग कि उनकी टिकट की टाइमिंग क्या है, यानी कि बहुत पहले बुक किया है या फिर अभी तुरंत बुक किया है. एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स कि वो कौन से डब्बे में चल रहे हैं, एसी नॉन एसी. तो ये सारे चीज़ों के बेसिस में वो अलग लोगों से अलग अलग प्राइस चार्ज करता है. इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, चार्जिंग डिफरेंट प्राइस टू डिफरेंट कस्टमर्स. ओके. क्वेश्चन नंबर 37. द इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल इज इम्प्लिसिट कॉस्ट, फ्यूचर कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट या फिर नन ऑफ द अबव. देखिए, एक एंटरप्रेन्योर ने खुद का कैपिटल अपने बिजनेस में लगाया है. ठीक है, कहीं और पे लगाता तो उसको इस कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता, राइट, या रिटर्न मिलता, लेकिन खुद के बिजनेस पे लगाने पे उसे नहीं मिल रहा. ठीक है, तो एक तरीके से ये उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, उसको ये बियर करनी पड़ रही है ना. और ये हिडन है, ये साफ साफ आपके पॉकेट से पैसा नहीं जा रहा, लेकिन जो पैसा आ सकता था वो नहीं आ रहा. तो इस टाइप के हिडन कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 38. द फर्म एंड द इंडस्ट्री आर सेम इन डुओपोली, मोनोपोली, ओलिगोपोली या फिर नन ऑफ दिस. तो ये सेम होता है मोनोपोली में, राइट. मोनोपोली में एक ही सिंगल सेलर होता है, तो वही इंडस्ट्री कह लो या सेलर कह लो, एक ही चीज होती है. डुओपोली क्या होता है? डुओपोली में दो सेलर्स होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए, सेलर अलग हो गया, इंडस्ट्री अलग हो गया. इंडस्ट्री में दो सेलर्स हो गए, है ना, तो इसका भी आप फर्म एंड इंडस्ट्री सेम नहीं कह सकते. ओलिगोपोली में देयर आर अ फ्यू सेलर्स, तो अगेन यहाँ पे भी फर्म और इंडस्ट्री सेम नहीं होता, है ना. ओनली मोनोपोली में एक ही सेलर है, इंडस्ट्री में भी एक ही है, तो फर्म एंड इंडस्ट्री दोनों ही सेम हो जाते. क्वेश्चन नंबर 39. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज डैश, अ कॉस्ट दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड. देखिए, ये कॉस्ट को आप फिक्स्ड कॉस्ट या फिर संक कॉस्ट कह सकते हो. ये प्रोडक्शन खत्म होने के बाद भी आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, आपको फुली बियर करना पड़ेगा. तो इसलिए ये आपके इट इज अ कॉस्ट दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड. ठीक है. बी, द कॉस्ट इंकर्ड इन द पास्ट बिफोर वी मेक अ डिसीजन अबाउट व्हाट टू डू इन फ्यूचर. अगेन इसको आप संक कॉस्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कह सकते हो. ये वो कॉस्ट है जो आप पास्ट में ही इंकर कर चुके हैं, अब आप इसको अनइंकर नहीं कर सकते. एक बार आपने खर्चा कर दिया, अब आप इसको रिट्रीव नहीं कर सकते. ठीक है. सी, दैट विच वी फॉरगो और गिव अप व्हेन वी मेक अ चॉइस और डिसीजन. ये आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज बेसिकली द वैल्यू of the opportunity that you forgo or give up. Okay. D, the additional benefit of buying an additional unit of a product. देखिए, इसको हम marginal benefit कहते हैं. This is not opportunity cost. So correct option is option C. Question number 40. Assertion A. An isocost line is a straight line. Reason, the market rate of exchange between the two inputs is constant. अब आपके options देखिए. A is true, R is false. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. Both A and R are true
एंड R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, या फिर A इज फॉल्स एंड R इज ट्रू। देखिए आइसोकॉस्ट लाइन क्या है? आइसोकॉस्ट line, it gives us the various combination of two inputs that you can buy with the same total cost, right? अगर मैं इसे ड्रॉ करूं तो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा आपका आइसोकॉस्ट लाइन। यहाँ पे लेट्स से इनपुट ए है और यहाँ पे इनपुट बी है, ठीक है। तो ये लाइन गिव्स अस वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट ए एंड बी जो आप खरीद सकते हो विद द सेम कॉस्ट। अब देखिए, अब ये लाइन ना हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही रहती है, वो इसलिए क्योंकि ये लाइन की जो स्लोप है ना वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, यानी कि द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए दैट यू आर विलिंग टू गिव अप फॉर एन एडिशनल यूनिट ऑफ बी वो हमेशा सेम रहती है, क्योंकि इन दोनों की प्राइस सेम रहेंगी ना। जब तक इनकी प्राइस सेम रहेंगी तो जो एक्सचेंज रेशियो है बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, वो हमेशा ही सेम रहेगा। देखिए स्लोप इज गिवन बाय द रिलेटिव प्राइस ऑफ द टू गुड्स, राइट? प्राइस ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बी। तो जब तक इनका प्राइस जो मार्केट एक्सचेंज रेट है, मार्केट प्राइस है, वो सेम रहेगा, आपका स्लोप भी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एंड स्लोप कांस्टेंट रहने का मतलब होता है कि ये लाइन आपका एक स्ट्रेट लाइन ही रहेगा, ठीक है। तो जो यहाँ पे रीजन दिया है द मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन टू इनपुट इज कांस्टेंट, ये बिल्कुल करेक्ट है। इसी की वजह से, क्योंकि जो मार्केट रेट है, प्राइस है, वो कांस्टेंट है, इसी की वजह से जो स्लोप ऑफ द जो आइसोकॉस्ट लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर है बोथ ए एंड आर आर ट्रू and R is the correct explanation of A. Question number 41. If increasing airfares increases revenue and decreasing them decreases revenues, then the demand for air travel has a price elasticity of 0, greater than 0 but less than 1, 1 या फिर greater than 1. देखिए अगर आप एयरफेयर यानी कि प्राइस इंक्रीज कर रहे हो तो आपका टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, एंड डिक्रीज कर रहे हो तो टोटल रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है। एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहा है प्राइस एंड टोटल रेवेन्यू, राइट? तो ये किस केस में होता है? देखिए इन इलास्टिक डिमांड के केस में होता है, और हमें पता है कि इन इलास्टिक डिमांड के केस में जो आपकी इलास्टिसिटी है वो बिटवीन 0 to 1 रहती है। इट इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, राइट? अगर 1 या 1 से 1 होती है तो वो यूनिट इलास्टिक होती है, ग्रेटर देन 1 इलास्टिक डिमांड होती है। इन इलास्टिक के केस में ये होता है ना। सो इसलिए यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन बी। देखिए वैसे देखा जाए तो टेक्निकली ऑप्शन ए भी यहाँ पे करेक्ट हो सकता है कि अगर आपकी इलास्टिसिटी 0 है यानी कि परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है, देन इन दैट केस ऑल्सो जैसे आपकी प्राइस इंक्रीज होती है रेवेन्यू इंक्रीज होगी, एंड प्राइस डिक्रीज होने पे रेवेन्यू डिक्रीज होगी। लेकिन देखिए हमें पता है कि रियल वर्ल्ड में परफेक्टली इलास्टिक या परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड नहीं होती, ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है ना। और एयरफेयर के तो केस में हमें पता है कि वो परफेक्टली इन इलास्टिक नहीं होती। एयर का जो टिकट है वो ऊपर नीचे होता है विद द चेंज इन प्राइसेस, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर ना यहाँ पे ऑप्शन बी ही होगा, तो इसलिए हम बी को ही करेक्ट आंसर मान के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 42. Dash is concerned with welfare proposition, normative economics, positive economics, both A and B या फिर none of these। देखिए वेलफेयर प्रोपोजिशन से कंसर्न है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, क्योंकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमें सजेशन देता है, ओपिनियन देता है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होती है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में सिर्फ फैक्ट स्टेट होता है, लेकिन यहाँ पे कोई ओपिनियन या जजमेंट नहीं दी जाती। सो वेलफेयर प्रोपोजिशन से ज़्यादा रिलेटेड है आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। Question number 43. Economy's historical performance was reflected by lagging indicator, leading indicator, either A or B या फिर none of these। Historical performance lagging indicator बताता है। देखिए lagging indicator वो indicator होता है जो इकोनॉमी में चेंज हो जाने के बाद जो इंडिकेशंस देती है, तो वो lagging indicator है, यानी कि ये historical performance के बारे में बताती है। लीडिंग इंडिकेटर इकोनॉमी में चेंज होने से पहले ही आपको इंडिकेशन देती है ना, तो ये फ्यूचर इकोनॉमी के बारे में हमें इंडिकेशन दे रही होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 44. कलेक्टिवली पीक्स एंड ट्रॉस टुगेदर इज नोन एज टर्निंग पॉइंट्स, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन या नॉन ऑफ दिस। पीक्स एंड ट्रॉस को टुगेदर हम कहते हैं टर्निंग पॉइंट्स, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 45. इन ओलिगोपोली द फर्म्स मे कोल्यूड इन ऑर्डर टू ए इंक्रीज कॉम्पिटिशन। देखिए कोल्यूड करने का मतलब होता है कि साथ में काम करना, साथ में स्ट्रेटजी बनाना, उसे हम कोल्यूशन कहते हैं। अब कोल्यूशन क्यों करते हैं ओलिगोपोली में फर्म? कंपटीशन डिक्रीज करने के लिए, ना कि कंपटीशन इंक्रीज करने के लिए, ठीक है।
सो इंक्रीज कॉम्पिटिशन इज इनकरेक्ट। प्रिजनर डिलेमा फॉर बायर्स, देखिए प्रिजनर डिलेमा ये टर्म जनरली एसोसिएटेड होता है सेलर्स से एंड नॉट विद बायर्स। प्रिजनर डिलेमा होता है कि जब पोली में सेलर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको डिलेमा हो जाता है कि हम कोल्यूशन में काम करें या हम इंडिविजुअली कॉम्पीट करें, एक दूसरे से कॉम्पीट करें या कोल्यूट करें। तो उसमें जो डिलेमा होती है ना, तो उसी को हम प्रिजनर्स डिलेमा कहते हैं। और देखिए इट इज नॉट अ रीजन फॉर कोल्यूटिंग, ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट है। टू रेज द प्राइस ऑफ द गुड्स दे ऑफर, देखिए हाँ, अगर ये साथ में कोल्यूट करके काम करेंगे ना, मिलके स्ट्रेटजी बनाएंगे, तो सब लोग अपना प्राइस एक ही साथ रेज कर सकते हैं। अगर कोई इंडिविजुअली रेज करता है तो क्या होता है, जो लोग हैं वो दूसरे कॉम्पिटिटर्स के पास चले जाते हैं ना, और उसको नुकसान होता है। लेकिन अगर सारे मिलके प्राइसिंग स्ट्रेटजी बनाए और सब लोग प्राइस रेज करें, तो फिर सिर्फ एक फॉर्म को नुकसान नहीं होता, ठीक है। तो इसके लिए वो कोल्यूट करते हैं टू रेज प्राइसेस ऑफ द गुड दे ऑफर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46, successful business firms spend considerable time, energy and efforts in analyzing the dash for their products, supply, price, demand या फिर none of these। तो ये सक्सेसफुल बिजनेस फर्म्स वो अपना डिमांड बहुत केयरफुली एनालाइज करते हैं, क्योंकि डिमांड के बेसिस में ही वो अपना प्राइसिंग एंड सप्लाई स्ट्रेटजी बनाते हैं, ठीक है। तो करेक्ट प्राइसिंग एंड सप्लाई स्ट्रेटजी बनाने के लिए डिमांड को ठीक से एनालाइज करना जरूरी होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 47, by way of an optimal choice, a consumer tends to save money, purchase large quantity, none of these, या फिर maximize satisfaction, subject to constraints like taste and preference। देखिए एक कंज्यूमर हमेशा चाहेगा कि उसकी जो सेटिस्फैक्शन हो वो मैक्सिमम हो, लेकिन सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए वो अपने टेस्ट और प्रेफरेंस के विपरीत या विरुद्ध नहीं जाएगा, ठीक है। विद इन हिज टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इसी में वो अपना सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहेगा, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 48, द इकोनॉमिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड इज डैश एज डिजायर और नीड और चॉइस और प्रेफरेंस और ऑर्डर, द सेम थिंग, नॉट द सेम थिंग, ए और बी या फिर नन ऑफ दिस। देखिए हमें पता है इकोनॉमी में जो डिमांड है इट इज नॉट द सेम थिंग एज डिजायर और नीड और चॉइस। देखिए अगर आपकी डिजायर, नीड, चॉइस या फिर प्रेफरेंस if it is backed by willingness and ability to pay, तभी हम उसे डिमांड कहेंगे, है ना। So answer would be not the same thing. Question number 49, the demand for labor in response to the wage rate is dash, whereas the demand for the same labor in response to the price of electronic goods where labor enters as input is dash। देखिए जो वेज रेट है ना वो लेबर की प्राइस है ना। तो अगर वेज रेट इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से लेबर चेंज हो रहा है तो इसे हम डायरेक्ट डिमांड कहते हैं, क्योंकि वेज रेट इज डायरेक्टली अफेक्टिंग द डिमांड फॉर लेबर। लेकिन देखिए अगर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की प्राइस चेंज होने की वजह से लेबर की डिमांड इंक्रीज डिक्रीज हो रही है तो ये हमारा डिराइव डिमांड है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जिस चीज की डिमांड मेनली चेंज हो रही है अब वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, राइट। एंड क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की डिमांड चेंज हो रही है तो उसकी वजह से लेबर विच इज एन इनपुट जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाने में यूज होता है, तो इसकी वजह से लेबर की डिमांड हो रही है, तो वो एक डिराइव डिमांड है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की डिमांड है वो लेबर की डिमांड को डिराइव कर रही है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन बी, डायरेक्ट डिमांड एंड डिराइव डिमांड। क्वेश्चन नंबर 50, असर्शन ए, इन द शॉर्ट रन अ प्रोड्यूसर ऑपरेट्स in only stage 2 of the law of diminishing returns where average product of the variable factor is declining। देखिए हमारा assertion ये कह रहा है कि शॉर्ट टर्म में एक प्रोड्यूसर हमेशा सेकेंड स्टेज में होना चाहेगा। देखिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट इज योर इंक्रीजिंग रिटर्न्स, सेकेंड स्टेज होता है आपका डिमिनिशिंग रिटर्न्स एंड थर्ड होता है आपका नेगेटिव रिटर्न्स, राइट। सो प्रोड्यूसर हमेशा सेकेंड स्टेज में ही रहना चाहेगा, ऐसा ही हमारा assertion कह रहा है। अब इसके पीछे का कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन। देखिए इन स्टेज 1 एंड स्टेज 3 द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द फिक्स्ड एंड द वेरिएबल फैक्टर्स रिस्पेक्टिवली आर नेगेटिव। देखिए स्टेज 1 में क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फिक्स्ड फैक्टर इज नेगेटिव, यानी कि आपकी जो फिक्स्ड फैक्टर है वो ठीक से यूटिलाइज नहीं हुई है, ठीक है। तो आपको इसी फिक्स फैक्टर को ठीक से यूटिलाइज करना है फर्स्ट स्टेज में। आपको एडिशनल फिक्स फैक्टर यहाँ पे नहीं लेके आना, क्योंकि फिक्स फैक्टर की जो रिटर्न है मार्जिनल प्रोडक्ट है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो स्टेज 1 में आप क्या करोगे, आप चाहोगे कि जो फिक्स फैक्टर है
उसको आप ठीक से यूटिलाइज करो। ओके, तो यहाँ पे यूटिलाइज नहीं है। और फिर आप फर्स्ट स्टेज से धीरे धीरे क्या करोगे, सेकेंड स्टेज में जहाँ पे आपकी जो फिक्स फैक्टर फुली यूटिलाइज होने लगेगी वहां तक आप पहुंचना चाहोगे। थर्ड स्टेज में क्या होता है, जितना वेरिएबल फैक्टर्स ज्यादा आप डालोगे फिक्स्ड यूनिट पे, आपका वेरिएबल फैक्टर आपको नेगेटिव रिटर्न देने लग जाएगी। ठीक है, तो ये स्टेज तक आपको पहुंचना ही नहीं है। ठीक है, इससे आपको आगे ही रहना है, क्योंकि ये स्टेज में आपको नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है बाय एडिंग मोर वेरिएबल फैक्टर्स। सो इससे तो अच्छा है कि इतना ज्यादा वेरिएबल फैक्टर आप ऐड ही ना करो, आप थर्ड स्टेज तक पहुंचो ही ना। ठीक है, तो इसलिए सबसे ज्यादा आइडियल स्टेज कौन सा रहा आपके लिए, सेकेंड स्टेज। ओके, सो देखिए यहाँ पे असर्शन भी ट्रू है एंड रीजनिंग भी ट्रू है, तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। So with this we've come to the end of the video, लेकिन before you go I'd like to announce कि मैंने अपने वेबसाइट में अभी एक मैक्रो टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको एडिशनल क्वेश्चंस मिलेगा फॉर चैप्टर 6 टू चैप्टर 10 ऑफ सीए फाउंडेशन बिजनेस। देखिए हमें पता है कि मैक्रो की क्वेश्चंस आपके स्टडी मटेरियल में बहुत कम है, राइट, तो ऑब्वियसली आपको एडिशनल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो इसीलिए ये टेस्ट सीरीज बनाई गई है। देखिए यहाँ पे आपको टोटल में 15 टेस्ट मिलेगा, तो ईच यूनिट के लिए एक टेस्ट है और हर पर्टिकुलर एक यूनिट में आपको एक टेस्ट में आपको 50 to 60 एडिशनल क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इससे क्या होगा ना, वो चैप्टर की आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। ठीक है, और मैंने कोशिश की है कि मैं एक एक टॉपिक को कवर करूं और सारे टॉपिक्स में एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो बनाऊं, जिससे कि आपको ओवरऑल वो चैप्टर की क्लैरिटी मिल जाएगी और आपको वो चैप्टर में फिर कॉन्फिडेंस भी हाई हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे टोटल 800 से भी ज्यादा क्वेश्चन है ओवरऑल ये टेस्ट में, और सिर्फ क्वेश्चंस एंड आंसर्स ही नहीं बट एक्सप्लेनेशन भी है, सारे क्वेश्चंस के यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगा। तो ये आपके लिए बहुत ही एक सेल्फ प्रैक्टिस के लिए बहुत ही यूजफुल होगा, आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाओगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे, राइट, और आंसर अगर आपका गलत हो गया तो खुद से एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हो। तो ये आपको ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हेल्प करेगी सेल्फ स्टडी करने में। और देखिए अवेलेबल भी काफी नॉमिनल रेट में है, सिर्फ ₹99 में अवेलेबल है। देखिए क्वेश्चन आंसर प्लस एक्सप्लेनेशन सारे अवेलेबल है एट जस्ट ₹99। सो आई होप आप इसका फायदा उठाओगे और आपने मैक्रो की जो कॉन्फिडेंस है या जो अंडरस्टैंडिंग है वो आप इंक्रीज करोगे, इम्प्रूव करोगे। ओके, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ पार्ट 1। ठीक है, आई होप आपको सारे MCU समझ आए होंगे। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई योर डाउट इन द कमेंट, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी बच्चे डाउट पूछते हैं, वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्दी ही पार्ट 2 लेके, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।